तो चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम एक्सिस बैंक के वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही यानी Q4 के नतीजों का पूरा गहराई से विश्लेषण करेंगे। ये आंकड़े सिर्फ किसी एक क्वार्टर का रिपोर्ट कार्ड नहीं है, बल्कि ये साफ साफ दिखाते हैं कि कैसे एक इतना बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी, लीडरशिप और एक बहुत बड़े मर्जर के बीच अपनी नींव को और मजबूत कर रहा है। बिना वक्त ज़ाया किए सीधे उन मेन पॉइंट्स पर आते हैं जो इस बैंक की वर्तमान ताकत को डिफाइन करते हैं। अब देखिए, मार्केट की शुरुआती घबराहट और रियलिटी के बीच का जो फर्क है ना, वो वाकई दिलचस्प है। रिजल्ट आने से पहले मार्केट में काफी डर का माहौल था कि रेपो रेट्स के असर से नेट इंटरेस्ट मार्जिन शायद 3.64% से गिरकर 3.55% तक आ जाएगा। लेकिन असली नतीजे, बैंक ने पूरे 7,071 करोड़ रुपए का एक शानदार नेट प्रॉफिट दिखाया है। यह बिल्कुल साफ कर देता है कि दबाव के बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे स्मार्टली मेंटेन किया गया। आज की हमारी चर्चा इन 5 मेन पिलर्स पे फोकस करेगी। पहला फाइनेंशियल रिजल्ट्स, दूसरा सर्जिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस, तीसरा टेक्नोलॉजी और वर्कफोर्स, चौथा सिटी बैंक मर्जर इंटीग्रेशन और पांचवां लीडरशिप और स्टेबिलिटी। तो पहला हिस्सा है Q4 FY 2026 फाइनेंशियल रिजल्ट्स बियॉन्ड द हेडलाइंस। यह सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंक ने न सिर्फ 7,071 करोड़ रुपए का जबरदस्त मुनाफा कमाया, जो कि पिछली तिमाही से 9% ज्यादा है, बल्कि उन्होंने अपना डिफेंस भी पूरी तरह तैयार रखा है। ग्लोबल मार्केट की उथल-पुथल से बचने के लिए 2001 करोड़ रुपए का एक अलग प्रोविजन रखा गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि मुनाफा तो बन रहा है, पर फ्यूचर के किसी भी आर्थिक झटके के लिए पूरी तैयारी भी है। और हाँ, इसके साथ ही ₹1 प्रति शेयर के डिविडेंड की भी घोषणा हुई है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कोर बैंकिंग ग्रोथ, सर्जिंग डिपॉजिट्स और एडवांसेस। बैंकिंग का सबसे बेसिक काम क्या होता है? पैसा जमा करना और लोन देना। पिछले 1 साल में इन दोनों ही चीज़ों में एक अग्रेसिव ग्रोथ देखने को मिली है। टोटल एडवांसेस यानी जो लोन बांटे गए हैं, उसमें 19% का बड़ा उछाल आया है और टोटल डिपॉजिट्स में भी 14% की सॉलिड ग्रोथ हुई है। ये किसी भी बैंक के लिए एक बहुत ही हेल्दी बैलेंस है। और कमाल की बात यह है कि ये क्रेडिट ग्रोथ किसी एक छोटे से हिस्से तक सिमट कर नहीं रह गई। कॉर्पोरेट लोन्स में सीधे 38% की भारी उछाल आई है। इसके बाद मिड कॉर्पोरेट सेगमेंट 33% बढ़ा है और एसएमई यानी छोटे और मध्यम उद्योगों के लोन्स में 24% का एक्सपेंशन हुआ है। ये फिगर्स दिखाते हैं कि इकोनॉमी के हर हिस्से में बैंक की पकड़ कितनी मजबूत हो रही है। 1 मिलियन, जी हाँ, यानी पूरे 10 लाख नए क्रेडिट कार्ड्स, वो भी सिर्फ एक क्वार्टर यानी चौथी तिमाही में। ये वाकई एक मैसिव फिगर है और इस आक्रामक स्ट्रैटेजी की वजह से आज कार्ड नेटवर्क मार्केट में बैंक ने अपनी 14% की हिस्सेदारी को सॉलिड तरीके से बरकरार रखा है। तीसरा पिलर है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वर्कफोर्स। अब एक ऐसी बात पर आते हैं जिसके बारे में अक्सर अफवाहें उड़ती रहती हैं। क्या टेक्नोलॉजी में हो रहे इतने भारी निवेश का मतलब ये है कि बैंक्स में टारगेटेड लेऑफ या छटनियां हो रही हैं? चलिए इसे ठीक से समझते हैं। अगर हम फिगर्स देखें तो मार्च 2026 के अंत तक बैंक के कर्मचारियों की गिनती में लगभग 3,000 की कमी आई है। ये नंबर 1.04 लाख से घटकर 1.01 लाख हो गया है। अब पहली दफा सुनने में तो ये थोड़ा डरावना लग सकता है, पर असल कहानी इन नंबर्स के पीछे है। ये कोई टारगेटेड ले ऑफ नहीं है, बल्कि एक नेचुरल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है। बैंक पिछले 3-4 सालों से अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का 9 से 10% हिस्सा टेक्नोलॉजी और एआई पर खर्च कर रहा है। एआई का इस्तेमाल इंसानों को हटाने के लिए नहीं, बल्कि प्रोसेसेस को फास्ट और एफिशिएंट बनाने के लिए हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसी वक्त के दौरान बैंक ने 400 नई फिजिकल ब्रांचेस भी खोली हैं। ये टेक और ह्यूमन टच का एक बहुत ही शानदार बैलेंस है। चौथा सेक्शन है स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन, नेविगेटिंग द सिटी बैंक मर्जर। भारत के बैंकिंग इतिहास के सबसे बड़े कॉर्पोरेट इवेंट्स में से एक 11,603 करोड़ रुपए की ये मैसिव डील, जहां एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक इंडिया का कंज्यूमर बिजनेस खरीदा, अब ऑफिशियली पूरी हो चुकी है। पर एक आम कस्टमर के लिए इसका क्या मतलब है? ये टेबल इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर देती है। क्या बदल रहा है? सेविंग्स अकाउंट्स के इंटरेस्ट रेट्स अब एक्सिस बैंक के हिसाब से होंगे और फॉरेक्स के लिए नया स्विफ्ट कोड होगा। और क्या सेम रहेगा? अकाउंट नंबर्स, आईएफएससी कोड्स, कार्ड के रिवॉर्ड्स और यहां तक कि पुराने रिलेशनशिप मैनेजर्स भी वही रहेंगे। ये दिखाता है कि ट्रांजिशन को कितना स्मूथ रखा गया है ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। आखिरी और पांचवा पिलर है स्टेबिलिटी, द लीडरशिप ऑफ अमिताभ चौधरी। टॉप लेवल पर एक मजबूत लीडरशिप के बिना इतने बड़े मर्जर्स और टेक ट्रांसफॉर्मेशंस बिल्कुल नामुमकिन है।
एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी का कहना है कि वो नए फाइनेंशियल ईयर में एक स्ट्रॉन्गर बेस बनाने के लिए पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं, पर साथ ही ग्लोबली जो मैक्रो इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल चल रही है, उस पर भी उनकी पैनी नज़र है। ये एग्रेशन और रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। इसी का नतीजा है कि अमिताभ चौधरी को 1 जनवरी 2025 से आगे और 3 सालों के लिए एमडी और सीईओ के रूप में फिर से अपॉइंट कर लिया गया है। ये रीअपॉइंटमेंट मार्केट में एक डीप कॉन्फिडेंस का सिग्नल देता है और एक ऐसी कंटिन्यूटी बनाता है जिससे बिना किसी झटके के बैंक अपनी करंट स्ट्रैटेजीज पूरी कर सके। अब सवाल यह है कि सिर्फ 3 साल क्यों? इसे समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 15 साल का नियम समझना होगा। इस रूल के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक का एमडी और सीईओ 15 साल से ज्यादा लगातार नहीं रह सकता। ये एक बहुत ही कड़ी और क्लियर रेगुलेटरी लिमिट है। इस टाइमलाइन से पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। जनवरी 2019 में उन्होंने ज्वाइन किया, जनवरी 2025 में उनका ये नया 3 साल का एक्सटेंशन शुरू होगा और दिसंबर 2027 में ये करंट टर्म पूरा होगा। ये क्लैरिटी मार्केट और इन्वेस्टर्स को बहुत आश्वस्त करती है। तो इन सब चीजों को देखने के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। इस लेवल के डीप टेक इंटीग्रेशन और इतने बड़े कंज्यूमर एक्विजिशंस के बाद क्या ये मजबूत नींव एक्सिस बैंक को आने वाले दशक में ग्लोबल स्टेज पर सबसे आगे खड़ा करेगी? ये वाकई देखने लायक होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इन डेटा पॉइंट्स को समझना फ्यूचर की बैंकिंग डायरेक्शन को समझने के बराबर है।